अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजिया मेरी तायाजाद थी। हमारे घर पास पास थे। हम उम्र होने की वजह से एक साथ स्कूल में दाखिला लिया था और अब नवीं जमात में आ गए थे। मिडल गर्ल्स स्कूल घर से 15 मील दूर था। लारी अड्डे से बस मिलती थी। इकट्ठी घर से निकलती और अड्डे तक पैदल सफ़र करती। यूं एक से दो भले वाले मकूले पर अमल पैरा थीं। अम्मी और ताई की कभी ना बनी। जब तक एक घर में रहना सहना था, किसी तरह गुजारा कर लिया। बच्चे कुछ बड़े हुए तो ताया अब्बू ने सेहन के बीचों बीच दीवार उठा दी। यूं एक मकान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। नाजिया भी मुझसे एक दीवार उधर हो गई। मकान की तकसीम से हमारी मोहब्बत में फ़र्क न आया। हम रोज़ मिलते, पहले की तरह इकट्ठे स्कूल आते जाते। गरचे अब ताई हमारे घर आती और न अम्मी से मिलती, लेकिन हमने अपनी माओ की तलख रविश को ना अपनाया और अपनाइयत के रिश्ते को कायम रखा। मुझे और नाजिया को एक दूसरे के घरों में आने जाने की कोई रोक टोक ना थी। ताया हमारे घर आते और हमसे प्यार करते, क्योंकि ये तो औरतों की लड़ाई थी जिससे अब्बू और ताया के मेल मिलाप में रखना ना पड़ा था। नवीं में स्कूल दूर हो गया था। अब लारी से जाना पड़ता था, जिसके लिए सुबह जल्दी निकलना होता। हम ठीक 7 बजे अड्डे पर पहुंच जाते। सवारी के लिए वैगन, बस या लारी जो उस वक्त मिलती, उसमें सवार हो जाते ताकि लेट ना हो। ज़्यादातर लारी अड्डे से बस पर ही सवार होते थे, जो हमको सड़क के करीब वाक़े हमारे मिडिल स्कूल पर उतार देती थी। रोज़ की सवारियों से अमूमन मकामी बस और लारी ड्राइवर वाकिफ़ हो जाते हैं। हमारे हाथों में स्कूल बैग देखकर वो हमारे लिए गाड़ी को रोक के रखते। गरचे हम अभी कच्ची सड़क पर होती, 2-4 फरलांग से वो हमको आता हुआ देख लेते थे। एक बस हमारे इलाके से ही स्टार्ट होती थी। उसका ड्राइवर हमको खूब पहचानता था। वो 7 बजे बस लेकर गांव से आने वाली तालिबात का मुंतज़िर होता। बस को रोके रखता, क्योंकि स्कूल की लड़कियां उसकी मुस्तकिल सवारियां होती। हम भी उस गाड़ी में सवार होने को तरजीह देते। हाँ, अगर कभी ये बस हमसे मिस हो जाती तब दूसरी सवारी पर जाना पड़ता था। उस रोज़ भी ये बस ठीक टाइम पर आ गई और हम सही वक्त पर पहुंच गई। जो ही बस में सवार हुई, हमसे पिछली नशिस्त पर एक खुश शक्ल नौजवान भी सवार हो गया। उस रोज़ तो हमने नोटिस ना लिया, लेकिन अगले कई रोज़ तक ऐसा ही होता रहा। तब महसूस हुआ जैसे ये नौजवान लारी अड्डे पर हमारे आ जाने का इंतज़ार करता हो। और जो ही हम बस पर चढ़ती, ये भी चढ़ाता। हम ख़वातीन के मखसूस नशिस्त पर बैठती और ये हमसे पिछली सीट पर बैठने की कोशिश करता। अगर वहाँ कोई दूसरा शख्स बैठ जाता और उसे जगह ना मिलती, तो पहले से नशिस्ता आदमी से दरख्वास्त करता, मोहतरम आप ज़रा पिछली सीट पर जाने की जहमत गवारा कर लें, क्योंकि मेरे साथ ख़वातीन सफ़र कर रही हैं। कई बार यह किस्सा हुआ। तब मैं चौकन्नी हो गई, क्योंकि उसके साथ कोई खातून सवार ना होती थी। वो अकेला ही चढ़ता था। गोया कि हम ही वो ख़वातीन थीं जिनको वो अपने घर की ख़वातीन जाहिर करता था। हमारा तो रोज़ का आना जाना था। चंद दिन तक ध्यान ना दिया, लेकिन एक बार माथा ठनक गया, क्योंकि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर उस रोज़ हम दोनों के अलावा कोई खातून सवार ना हुई थी। वो फिर भी हमसे ऐन पिछली सीट पर पहले से बैठे हुए एक शख्स से मुल्तजी था कि ब्रदर ज़रा आप बैक सीट पर चले जाइए, मेरे साथ ख़वातीन हैं। यह सुनकर उस शख्स ने मौसूफ के लिए जगह खाली कर दी और ख़ुद पीछे चला गया। गांव में यही रिवाज था कि अगर किसी मर्द के हमरा ख़वातीन सफ़र कर रही होती थीं, तो दरख्वास्त पर हम सफ़र ख़वातीन की मखसूस नशिस्त से करीबी सीट उसके लिए खाली कर देते थे। मैंने नाजिया से कहा, लगता है ये शख्स हमारा ताकुब करता है। कौन है ये? न जाने कौन है, मैं नहीं जानती, उसने जवाब दिया। मंजिल आ गई और हम करीबी शहर के स्कूल अड्डे पर उतर गए। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही नौजवान ज़रा फासले पर हमारे पीछे चला आ रहा था। नाजिया, यकीन मानो ये हमारा ताकुब कर रहा है। हाँ, आज की बात नहीं है, ये तो कई दिनों से इसी तरह हमारा ताकुब करता है। तो तुमको पता था? मुझे क्यों ना बताया? अरे भाई, ये भी कोई बताने वाली बात है? ऐसे आवारा तो रोज ही मिल जाते हैं, बस तुम इसका कोई नोटिस मत लो। इसके बाद मैंने नोट किया कि नाजिया उस नौजवान के बारे में बहुत मुस्तरब हो गई है। जो ही हम बस से उतरते, वो इज़्तिरारी अंदाज से पलट पलट कर देखती जाती। अगर हमारे पीछे वो नौजवान आ रहा होता
तो ज्यादा मुस्तरब हो जाती। उसकी हरकातों सकनात उसके कंट्रोल से बाहर होती। कभी नकाब उलटती और कभी गिरा देती। ध्यान कहीं होता, कदम कहीं पड़ते। वो मेरी हमदम देरीना थी, तायाजाद थी। कुछ कहकर उसको नाराज नहीं करना चाहती थी। अच्छी तरह जान गई थी कि यह शख्स हमारा ताकुब करता है, लेकिन वो खुद एहतजाज करती और न मुझे कहने देती। मैं ताकुब में आने वाले की वजह से बुड़बुड़ाती तो कहती, छोड़ो भी, ये आवारा लड़के यूं ही लड़कियों के पीछे लग जाते हैं, इसके मुंह लगना नहीं है। इसमें हमारी अपनी बदनामी होगी, हमारा तो रोज का आना जाना है। जब घास नहीं डालेंगे तो आप ही पीछा छोड़ जाएगा। नाजिया की खातिर मैं चुप रही और उसकी आवारगी को नजरअंदाज रखा। सोचा ये ठीक कहती है, जब लिफ्ट ना कराएंगे खुद ही मायूस होकर रह जाएगा। सोचा भी ना था कि मेरी अजीज जान कजन अचानक ही यू टर्न लेगी और मुझसे अपनी राह अलग कर लेगी। अब वो स्कूल के लिए देर से निकलने लगी, जानबूझकर लेट होने लगी। मुझे तो अपनी स्टडी अजीज थी। चंद दिन ये बर्दाश्त किया, लेकिन रोज रोज उस ताने की डांट कौन सहता, जबकि अब हम स्कूल की असेंबली में भी ठीक वक्त पर न पहुंच पाते थे। डांट तो नाजिया को भी पड़ती थी, लेकिन उस पर कोई असर ही ना होता था। मैंने उसका इंतजार किए बगैर वक्त पर स्कूल के लिए घर से निकलना शुरू कर दिया। वक्त मुकर्ररा पर स्कूल को रवाना हो जाती और टाइम पर पहुंच जाती, लेकिन नाजिया देर से आती। जुर्माना लगता, डांट खाती, सजा मिलती। उसके मामूल में तब्दीली ना आई। चंद दिनों बाद ये होने लगा कि वो स्कूल से गैर हाजिर रहने लगी। मैंने ताया के घर जाकर उससे बाज पुरस की तो आंखें दिखाकर बोली, तुम चुप रहो और इस मामले से दूर रहो। मुझे देर हो जाती है तो डांट और बेइज्जती के खौफ से नागा कर लेती हूँ। तुम मुस्तानी को कह दिया करो कि वो बीमार है, इसलिए नहीं आई। और हाँ, मेरी अम्मी को कुछ मत बताना। तेवर ऐसे हूं तो कोई बेवकूफ भी समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। ताई हमसे नाक चढ़ाकर रखती थी तो हम भी उनके नजदीक नहीं फटकते थे। उनसे नाजिया की शिकायत करने की भला मेरी जुर्रत कहाँ थी। अब साफ वाज़ेह हो गया था कि नाजिया मेरे साथ स्कूल जाने और आने से कतराने लगी है, इसलिए बेहतर जाना कि इसका मामला इस पर छोड़ दूं और इससे अपना रास्ता अलग कर लूं। मैंने उसके साथ आना जाना, मिलना मिलाना, हत्ता के बातचीत तक छोड़ दी। अब हम मुख्तलिफ औकात में घर से निकलती थी। मैं एक बस में तो वो दूसरी में सफ़र करती। अब वो नौजवान भी उस बस में ना होता जिसमें मैं होती, बल्कि वो नाजिया के साथ सफ़र करता था। आखिर तो उन दोनों के बीच कोई मामला तय हो ही गया था। मुझे नाजिया की परवाह न रही। वो स्कूल आए या गैर हाजिर रहे, मेरी बला से। उसकी अपनी राह थी और मेरी अपनी राह थी, और ये फासला उसने खुद पैदा किया था। कभी कभार वो मुझे बस अड्डे पर खड़ी मिलती, लेकिन मेरे साथ ना आती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैं जानती थी उसे किसी हमसफर का इंतजार है, जिसके साथ वो एक अनोखे सफर पर निकली हुई थी, क्योंकि उन दिनों रोज ही उसकी छुट्टी की दरख्वास्त आ रही थी। मैंने इस बात का किसी से तज़किरा ना किया, क्योंकि ताई अम्मा तो अजीब गले पड़ने वाली औरत थी, और वही एक थी जो बेटी को भटकने से रोक सकती थी। ताहम मुझे फिक्र और परेशानी जरूर थी कि अगर वो किसी बदमाश के हत्थे चढ़ गई तो ना सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि हमारे खानदान की इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। एक बार मैंने देखा कि वो उसी नौजवान के साथ कार में जा रही है। ये कार ऐन मेरी निगाहों के सामने से गुजरी थी। उस वक्त मैं बस में खिड़की के पास बैठी थी। आंखों से देखा तो यकीन हो गया, नाजिया गलत राह की मुसाफिर हो चुकी है, और उसका हमसफर भी वही हमारे ताकुब में आने वाला नौजवान है, जिसके बारे मुझे अंदाजा था कि वही होगा। वो स्कूल के बहाने घर से निकलती और उसके हमरा घूमती फिरती। वो हम सब की आंखों में धूल झोंक रही थी, खानदान की इज्जत मट्टी में मिला रही थी। आखिर उसका कोई अंजाम तो होना ही था। एक रोज ताया अब्बू ने खुद उसे किसी गैर के साथ गाड़ी में जाते देख लिया। वो शहर से लौटे तो काफी अपसेट थे। उन्होंने नाजिया की खूब खबर ली और फिर इसका स्कूल जाना बंद करा दिया। उसके साथ ही रिश्ते के लिए तगोदौ होने लगी। तभी इंकशाफ हुआ कि नाजिया की तबीयत बहुत खराब है। ताई लेडी डॉक्टर के पास ले गई, जिसने बता दिया कि तुम्हारी बच्ची उम्मीद से है। ताई पर तो क़यामत ढह गई। अब ताया को बताए बगैर चारा ना था। उनके भी औसान खता हो गए। उन्होंने नाजिया पर सख्ती की तो उसने उस नौजवान का नाम बता दिया जिसका नाम शहाब था,
और वो उसी गांव के एक ट्रक ड्राइवर का बेटा था। हम मुअज़्ज़ज़ खानदान के शरीफ लोग थे। ताया की सारे इलाके में इज्जत थी। ये रिश्ता जोड़ का न था, लेकिन अब मजबूरी थी कि ताया की इज्जत एक ड्राइवर के बेटे के हाथ में थी। मामला संजीदा था। वालिद साहब से मशवरा किया। अब्बू ने अपने बड़े भाई को यही मशवरा दिया कि इज्जत बचानी है तो इसको उसी लड़के से ब्याह दो, बेशक बाद में हमेशा के लिए नाता खत्म कर देना। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इन हालात में खानदान का कोई लड़का भी तुम्हारी बेटी से शादी ना करेगा। ताया ने शहाब का पता कराया। मालूम हुआ कि वो पहले से शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है और काम भी कोई नहीं करता। औलाद जैसी भी बुरी हो, कोई बाप बेटी को जानबूझकर कुएं में धक्का देना नहीं चाहता। वालिद साहब रोकर कहने लगे, एक तो शहाब बदमाश है, हमारे घर में नकब लगाई है, वो हमारी इज्जत का दुश्मन और ऊपर से कमजात शादीशुदा भी है। तुम क्या कहते हो? इससे बेहतर है कि नाजिया को जहर ना दे दें। अपने भाई की मजबूरी पर अब्बू की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ताया भी रो रहे थे। अब्बा ने कहा, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निगलता, फिर भी तुम भाई हो और तुम्हारी मजबूरी पर कलेजा पसीजता है। मैं अपने बेटे को राजी करके निकाह कराए देता हूं, बाद में देख लेंगे। अभी तो बदनामी की तलवार ऐन सर के ऊपर लटक रही है। कोई चारा ना था। अब्बू और ताया की इज्जत तो एक थी, अगर बदनामी होती तो सभी के मुंह पर कालक लगती। नाजिया को मौत के घाट उतारने का भी किसी में हौसला ना था। वालिद ने यह राज सीने में छुपा लिया कि उनकी बदबख्त भतीजी उम्मीद से है। वालिदा और भाई को ना बताया और झटपट भतीजी का निकाह मेरे भाई अरसलान से पढ़वा दिया, जो अभी बीएससी का तालिबे इल्म था। वो वावेला करता रह गया कि अब्बू आपको क्या हो गया है, क्यों इस कदर जल्दी पड़ गई है, मुझे तालीम तो मुकम्मल कर लेने दे। वालिद साहब ने एक ना सुनी, कहा कि बस हमारी मानोगे, तालीम मुकम्मल होती रहेगी। दरअसल वो तो खानदान की इज्जत बचा रहे थे, जिसके लाले पड़े हुए थे। नाजिया शादी होकर हमारे घर आ गई। ताई को भी घुटने टेक देने पड़े। उनका सारा गुरूर खाक में मिल गया। अम्मी से झुककर मिलने लगी और मेरी मां हैरान थी कि जेठानी को क्या हो गया है। ये कैसा मौजा हुआ कि बेटी का रिश्ता भी दे दिया और अब गुलाम बनी जाती हैं। वो तूफान जिसकी अभी आहट ही सुनाई दी थी टल गया। नाजिया अफसुर्दा थी, मगर एक लफ्ज न बोल सकती थी कि उसका किया सभी ने भुगता था। बहरहाल उसने वक्त मुकर्ररा एक बेटे को जन्म दिया, जिसको मेरे सिवा हर किसी ने हाथों हाथ उठाया। मेरे सारे घर वाले उस पर फरीफ्ता थे। मेरी माँ खुश कि अल्लाह ने पोते से नवाज दिया है। भाई अरसलान बेटे पर निहाल और मेरी बहनें वारी सदके होती थी। मगर मेरी जूं ही बच्चे पर नजर पड़ी, मैं खुदा की कुदरत पर लरज कर रह गई। हू बहू उस आवारा शहाब की तस्वीर था। उसकी सूरत वाज़े तौर पर उस हकीकत को मुनकशिफ कर रही थी कि वो शहाब का बेटा है। मैंने उसे देखा हुआ था और नौमौलूद को देखकर अब मैं धोखा ना खा पा रही थी। हमारे घर में इस हकीकत से सिर्फ 4 अफराद नाजिया के अलावा वाकिफ थे, ताया जी और अब्बू, ताई और चौथी मैं। तभी मैं उस बच्चे को आज तक दिल से प्यार ना कर सकी कि दिल उसे अपना कबूल ही ना करता था। ऐ काश मैं भी इस ताकुब करने वाले नौजवान को ना देखती। नाजिया ने हालात से समझौता कर लिया। उसकी कमजोरी जानती थी। उसने कभी मेरे आगे सर ना उठाया। वो मेरी भाभी तो बन गई, मगर हमारी दोस्ती जाती रही। मैं उसके साथ वाजबी सा ताल्लुक रखती थी, जिसकी वजह सिर्फ वही जानती थी। बाकी लोग तो उसको वही इज्जत व तकरीम देते थे जो इस रिश्ते में उसको मिलनी थी। अम्मी मुझे कहती थी, तुम क्यों नाजिया से लिए दिए रहती हो, क्या रिवायती ननद का रोल अदा कर रही हो? और मैं जवाब देती, हाँ ननद भी तो बन गई हूं इसकी, फिर ननद वाला सलूक क्यों ना करूं। नाजिया ने 4 और बच्चों को भी जन्म दिया जो सभी मुझे प्यारे लगते हैं। उनको दिल से लगाती हूं तो ठंडक महसूस होती है, मगर उसके पहले बेटे को देखकर आंखें ठंडी नहीं होती, दिल में चुभन होने लगती है और सोचती हूं कि अगर ये मेरे भाई की औलाद नहीं है तो इनके साथ कितना बड़ा धोखा है, कितनी बड़ी ज्यादती है कि वो उस बच्चे को भी अपनी औलाद समझकर पाल रहे हैं। यही सोच मेरे दिल को कचोके लगाती है और कभी कभी मुझे नाजिया से ही नफरत महसूस होने लगती है। ऐ काश नाजिया के कदम ना बहकते,
दोस्तों, ये सबक आमूज कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।